चलिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पेपर 5 का जो पार्ट 1 है उसमें क्या है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, उस पर जो भी टेस्ट हुआ है रिसेंट में उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें बता दे रही हूँ जो इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ से, मतलब आगे के पेपर के लिए भी या फिर इन फ्यूचर सीजीपीएससी के लिए भी जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें कहाँ कहाँ से इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सा सेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं जो हम प्री में पढ़ते हैं लेकिन वो चीज़ मेंस में नहीं है। तो मेंस के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने आइडेंटिफाई किया है, पहले इसको देखते हैं। देखिएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कितने मार्क्स का है पेपर 1 में, 75 मार्क्स का। ठीक है, ये टोटल 75 मार्क्स का आता है। ठीक है, जिसमें ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक भारत की अर्थव्यवस्था और एक छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे आप भारत की अर्थव्यवस्था में, इसमें जो ये चैप्टर है राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय, इसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको 2 नंबर 4 नंबर ऐसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप इनका फॉर्मूला, वो इसके फॉर्मूला सहित इसका जो भी एक वन लाइनर इसका जो डेफिनेशन है वो आप देख लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। प्री में भी सीधे सीधे स्टेटमेंट में पूछ दिया जाता है कि एनएनपी का फॉर्मूला क्या है, या तो फिर पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे करके। तो ये वाला टॉपिक ये आपका प्री और मीन्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय वाला जो टॉपिक है। इसके बाद है संरचनात्मक परिवर्तन, जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से हमारे जो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रों में किस तरीके से जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, उनको आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। जैसे पहले प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था, कृषि क्षेत्र का, अभी उसका योगदान काफी कम हो गया है, लगभग 13 से 15% के बीच में हो गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को, संरचनात्मक परिवर्तन, यहाँ से बड़े क्वेश्चन लगभग 4 से 8 मार्क्स के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आर्थिक सुधार हुआ है 1991-92 में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हमने क्या अपनाया था, एलपीजी अपनाया था। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तो ये 3 चीजें ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पेपर प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, ये दोनों के लिए जो आर्थिक सुधार वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो आर्थिक सुधार वाला टॉपिक है। ठीक, उसके बाद फिर जो गरीबी और बेरोजगारी है, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी, इसके प्रकार, ठीक है, प्रकार के साथ साथ इसको मापने के तरीके, जो अलग अलग, जैसे एनएसएसओ जो वर्तमान में जिस मापन पद्धति का प्रयोग करता है आप उसको देख सकते हैं। और बेरोजगारी के जो प्रकार होते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, इन सभी टाइप्स को भी पढ़ लेंगे। यहाँ से सीधा सीधा 15 मार्क्स का प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में। ठीक है, तो मेंस में ये, मेंस के साथ साथ ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो प्री के लिए भी जरूरी है ना, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। और गरीबी के मापन के तरीके, वर्तमान में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सब टॉपिक को कवर कर लेंगे। फिर है आरबीआई की मौद्रिक नीति। अब आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जो सीआरआर है, ठीक है, एसएलआर है, ठीक, और क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीजों को आप, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ये सब चीजें क्या है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी जरूरी है। और इनके आप जब ये पढ़ते हैं तो वर्तमान में कितना चल रहा है, वर्तमान में जैसे आप ये भी पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में जीडीपी कितनी है, या तो फिर वर्तमान में रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, आप वर्तमान डेटा को भी देखते चलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ फिर ये तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना, प्री और मेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर है जो सार्वजनिक आय व्यय ऋण संरचना है, जो सरकार कहाँ कितना व्यय करती है, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में व्यय करती है, उसका आय क्या है, और कहाँ कहाँ से जो ऋण सरकार लेती है, सार्वजनिक ऋण, ये एक बड़ा चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मेंस के लिए। ठीक है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते लेकिन मेंस में प्रश्न आते हैं। उसके बाद फिर ये राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना तक होना चाहिए, कितना सही है, कितना गलत है, इस टॉपिक, ये जो अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, राजकोषीय घाटा और इसका जो डेफिनेशन और फॉर्मूला है ये प्री में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो इकोनॉमिक्स में, खासकर जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें जब आप प्री पढ़ते हैं इसमें एक बैंकिंग वाला, बैंकिंग, ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें वो भी लिख सकते हैं, बैंकिंग हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो गैर बैंकिंग संस्थान होते हैं, एनबीएफसी, ठीक है, ये सब टॉपिक भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं।
तो इतना इंडियन इकोनॉमी के लिए ना सफिशियंट है, आप इतना टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है। अब आप देखोगे तो ये 75 मार्क्स का है टोटल, ठीक है। तो 25 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी रहता है और 25 मार्क्स का रहता है छत्तीसगढ़ इकोनॉमी, कुल कितना हुआ 50 हो गया। और 15 मार्क्स का जो प्रश्न होता है उसमें एक अथवा में इंडियन इकोनॉमी से प्रश्न रहता है और एक छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से प्रश्न रहता है, ठीक है। मोस्टली बजट या फिर कुछ योजनाओं को 15 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, तो ऐसे करके ये बटा हुआ है ये सेक्शन भी। अब इसमें जो योजनाएं हैं ये तो हमेशा जरूरी है, ठीक है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। अब योजनाएं जब भी आप पढ़ते हैं या तो फिर इसका अगर आप हो सके तो अलग से ना नोट्स बना के रख लीजिए, महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसानों के लिए, ST SC के लिए, बालक बालिकाओं के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है। यहाँ से हो सकता है सीधा सीधा योजना उठा के पूछ लिया जाए या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो योजना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये प्री मेंस सभी के लिए जरूरी है, ठीक है, योजना। अब योजना के बाद फिर जनगणना, जनगणना वाले टॉपिक से जैसे साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, उसके अलावा कहाँ कहाँ पे ST SC प्रतिशत कौन से जिले में सर्वाधिक हैं, ये सब जो जनगणना से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिंगानुपात हो गया, ये सब आप जनगणना में जितने भी चीजें हैं आप वो सबको पढ़ सकते हैं। और जनगणना से प्रश्न, भले ही जनगणना 2011 की हुई हो, अभी काफी टाइम भी हो चुका है, ठीक है, अभी नया जनगणना हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ से प्रश्न लगातार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्री में भी प्रश्न आते ही हैं, 2-3 प्रश्न जनगणना से, साथ साथ में मेंस में भी प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक। उसके बाद फिर जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो आय व्यय संरचना है, ठीक है, सरकार कहाँ कितना व्यय कर रही है, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, ठीक है, पूंजीगत आय, राजस्व आय कितना है। प्री के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से पढ़िए क्योंकि अब अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, अब तो दोनों अप्रोच आप लोगों को अपनाना ही पड़ेगा। तो अब जैसे थ्योरी पढ़ते हैं वो मेंस के लिए काम आएगा, उसमें डेटा भी पढ़ लीजिए, वर्तमान में सरकार की कितनी राजस्व व्यय है, कितना पूंजीगत व्यय है, क्योंकि अब सीधा सीधा आंकड़ा पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आय व्यय संरचना। और उसके बाद फिर ये बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आर्थिक सर्वेक्षण से 7-8 प्रश्न प्री में, और आर्थिक सर्वेक्षण का एक में 2 नंबर 4 नंबर। और बजट, बजट जो है सीधा सीधा किसी भी साल जो बजट जब भी आता है वो पूरे साल उसमें होने वाले जितने भी पेपर हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ठीक है। एक बार आता है लेकिन पूरे साल में जितने भी पेपर देखिए सारे पेपर में बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आते ही हैं। उसके बाद फिर जो ग्रामीण साख है, ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत, आप ये भी देख सकते हैं कि ग्रामीण जो संरचना है, ग्रामीण जो साख है उसको मजबूत करने के लिए कौन कौन से संस्थाएं हैं, ठीक है, खासकर नाबार्ड वगैरह, तो ये सब ठीक देख सकते हैं आप। और गैर संस्थागत स्रोत ये मोस्टली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सहकारिता, सहकारिता की जो संरचनाएं हैं जैसे कि एक एपेक्स बैंक होता है, फिर जिला सहकारी बैंक होता है, फिर प्राथमिक समितियां होती हैं, ठीक है। तो उनको पूरा आप सहकारिता के संरचना के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, वर्तमान में कितने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, कितनी प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक में मेरे को लगता है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि जो पिछला टेस्ट हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, अब उसमें कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए था, ठीक है। उसका आपको वो मिल गया होगा मॉडल आंसर, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, फिर से यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए हम केवल उस पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ होता है भाग 1, 2 मार्क्स का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय को आप 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किसी एक तरीके से नहीं, ये 2 होता है, एक बाजार लागत पे और एक साधन लागत पे, ठीक है, 2 तरीके से। तो आप इसको अगर जैसे इतना लाइन है तो 2 लाइन पे आप बाजार लागत पर भी बता सकते हैं और साधन लागत पे भी, लास्ट में फिर उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी बता सकते हैं। जैसे कि बाजार लागत पे क्या होता है, उसमें अप्रत्यक्ष कर को हम घटाते हैं, सब्सिडी को जोड़ते हैं, जो NNP होता है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसमें क्या करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को जोड़ते हैं, उसके बाद जो बचता है वो क्या है राष्ट्रीय आय, लेकिन वो बाजार लागत पे है। लेकिन साधन लागत पर जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP जो होता है वही राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है, साधन लागत पर। तो आप ऐसे करके इसको दोनों तरीके से बताइए, साधन लागत पर भी और बाजार लागत पर भी, साधन लागत और बाजार लागत। आप ना कोई भी प्रश्न दिया जाता है उसमें आपके पास जितना नॉलेज है ना सभी को प्रेजेंट करने की कोशिश क्या कीजिए, भले 1 लाइन 2 लाइन जैसे भी है। जैसे इसमें केवल साधन लागत पर ही लोगों ने लिख दिया या फिर बाजार लागत पर भी लिख दिया, मॉडल आंसर में भी शायद आपको एक ही तरीके से
मिला होगा, ठीक है, बाजार लागत पे, लेकिन आप साधन लागत पर भी लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, सीआरआर एवं एसएलआर को समझाइए, ठीक। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक। तो आपने यहाँ पे बताया कि कितना एसएलआर कितना है, सीआरआर इसका डेफिनेशन कि क्या होता है सीआरआर, आरबीआई के पास जो जितने भी अनुसूचित बैंक होते हैं वो कुछ नगद जमा राशि अपने हिस्से का, अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा नगद के रूप में रखते हैं, वही होता है सीआरआर। तो आप ये भी बताइए कि जब सीआरआर बढ़ाते हैं तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। सेम चीज एसएलआर के लिए भी, जैसे एसएलआर बढ़ता है बैंकों के ऋण देने की क्षमता प्रभावित होती है, कम होती है। अब यहाँ पे आप लोगों ने डेफिनेशन बताया, इसके साथ साथ आप वर्तमान डेटा भी दे दीजिए कि वर्तमान में सीआरआर कितना है, 3% है आई थिंक, ठीक है। ये 1 जून के बाद बदल चुका है, ये 3% हो गया सीआरआर, और एसएलआर ये काफी समय से 18% ही बना हुआ है। तो लास्ट में आप एक डेटा भी दे देंगे ना तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में कोशिश क्या कीजिए डेटा डाल के आंसर लिखने का, ठीक है, वो एक आंसर को कंप्लीट करेगा। हर पेपर का अपना अपना नेचर होता है, इसमें थ्योरी बताया आपने, उसके बाद फिर वर्तमान में एसएलआर 18% है या सीआरआर 3% है, ठीक है, ऐसे करके आपने बता दिया, क्लियर है। बाकी तो आप लोग डेफिनेशन वगैरह, जो इसका डेफिनेशन बहुत लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, 1-2 लाइन में सीधा लिख सकते हैं कि अनुसूचित बैंकों द्वारा अपनी जमा राशि का एक हिस्सा नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, वही क्या है, सीआरआर है, ठीक है। और एसएलआर में हम नगद के साथ साथ प्रतिभूतियों को भी रखते हैं, ठीक, अपने पास, ये हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन को समझाइए। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब महंगाई भी ज्यादा हो और मंदी भी ज्यादा हो, बेरोजगारी भी ज्यादा हो, ठीक है, महंगाई ज्यादा है ही, मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, जो बाजार है उसमें क्या डिमांड ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है मतलब डिमांड भी ज्यादा है, ठीक है, उसके साथ साथ बेरोजगारी भी ज्यादा है, ये दो कंडीशन जब एक साथ उत्पन्न होती है तो वही क्या है, स्टैगफ्लेशन। इसमें महंगाई, ठीक है, महंगाई भी ज्यादा होती है, उसके साथ साथ मंदी और बेरोजगारी, मंदी और बेरोजगारी भी उच्च होती है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते भी है ना तो इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, आप चीजों को ना 1 लाइन या 2 लाइन में याद करने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है। आप उसको 8 लाइन 4 लाइन बना सकते हैं, लेकिन चीजों को अगर 1-2 लाइन में याद रखेंगे ना तो आंसर मतलब दिमाग पे आपको ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा, ये पढ़ने का एक तरीका भी है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन समझ में आया, महंगाई भी ज्यादा हो गई इसमें, बेरोजगारी भी ज्यादा हो जाती है, इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर इसका भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक तो हम जितना जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और मार्केट में बेरोजगारी की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं, जब मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी या फिर मंदी भी उच्च अवस्था में रहे, इसी क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। फिर बैंकिंग सुधार संबंधी गठित समितियों के नाम लिखिए, केवल नाम लिखना था, ठीक है, जो नरसिम्हन समिति 1-2, उसके अलावा और जितनी समितियां हैं, आपको जितनी समितियां पता है उसके नाम लिख दीजिए, इसमें सीधा सीधा प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर ये एक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बालिका शिक्षा के विकास के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के नाम लिखिए, ठीक। आप इसमें सीधा सीधा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरस्वती साइकिल योजना चल रहा है, ठीक है, और क्या क्या चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, नौनी सुरक्षा योजना, सीधा सीधा नाम लिख सकते हैं। लेकिन इसको ऐसे ना लिख के, एक तरीका ये भी है, आप वो लिखिए कि जैसे स्वास्थ्य और पोषण के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है, स्वास्थ्य और पोषण के लिए डैश करके उससे संबंधित योजना, ठीक है। फिर शिक्षा, शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सरस्वती साइकिल योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ठीक है। इसके अलावा फिर आर्थिक, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, ठीक है, हालांकि यहाँ पे पूछा है बालिका शिक्षा, लेकिन अगर बालिका से संबंधित योजनाएं पूछे तो मैं उसके लिए फॉर्मेट बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि बालिका शिक्षा से संबंधित, तो आप आर्थिक में क्या क्या लिख सकते हैं, नौनी सुरक्षा योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, कहीं ना कहीं वो भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी योजनाओं को आप ऐसे साइड हेडिंग बना के भी अंदर योजनाओं के नाम लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। इसके बाद फिर ये सीधा सीधा एक डेटा वाला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। वर्तमान में जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें जो साक्षरता प्रतिशत है वो लगभग 75% के आंकड़े को पार कर चुकी है, ठीक है, लगभग 75% के आसपास पहुंच गया है। तो आप जो 2000 हम
2011 की जो जनगणना है उसी के आधार पर चीजों को याद करते हैं, लेकिन आप नया वाला जो डेटा है उसको भी याद कीजिए, क्योंकि सरकार द्वारा ही वो प्रकाशित किया गया है और सीधा सीधा मेंस में ना पिछले बार पूछा भी गया था मार्च 2025 की स्थिति में ऐसे करके। तो जो वर्तमान में जो नया डेटा प्रकाशित किया गया है आप उसको भी ध्यान में रखेंगे, सभी चीजों को ना, साक्षरता के साथ साथ उसमें लिंगानुपात भी बढ़ा हुआ दिखाया है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं आप सब उन सभी डेटा को लिख सकते हैं। फिर हाँ, अभी देखो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार तो 75% हो चुका है, लेकिन आप जो पुराना देखेंगे 2011 के अनुसार वो अभी भी 70% बना हुआ है, ठीक है। वो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राजस्व प्राप्तियों से क्या आशय है। अब सरकार के जो प्राप्तियां होती हैं, यानी कि सरकार की जो आय होती है वो दो तरीके की होती है, एक राजस्व आय, दूसरा पूंजीगत आय, ठीक है। राजस्व आय क्या होती है, जिसको सरकार को भविष्य में लौटाना नहीं पड़ता है, यानी सरकार के ऊपर कोई भी देनदारी सृजित नहीं होती है। अब राजस्व आय के अंतर्गत जितना भी हम जो टैक्स देते हैं, आयकर, निगम कर, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, राजस्व आय के अंतर्गत। तो आपने पहले राजस्व आय को समझाया, लास्ट में उदाहरण भी दे दीजिए कि आयकर है, निगम कर है, ठीक है, ये सब चीजें। पूंजीगत जो आय होती है उसमें सरकार की देनदारी बढ़ती है, पूंजी का निर्माण होता है, लेकिन राजस्व आय में किसी भी प्रकार की पूंजी का निर्माण नहीं होता है, वो शुद्ध सरकार की आय होती है, ठीक है। जो राजस्व आय होती है वो शुद्ध सरकार की आय होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है कि आईसीडीएस समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आने वाले सेवाओं के नाम लिखिए। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की सेवाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है। उसके अलावा पूरक पोषण आहार, ठीक है, इसको लिखते हैं। पहले क्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है, स्वास्थ्य एवं पोषण, सीधा सीधा नाम लिख सकते हैं आप। उसके बाद फिर है टीकाकरण, टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य जांच है, स्वास्थ्य जांच नहीं है, सॉरी, संदर्भ सेवा है यहाँ पे, ठीक है, रेफरल सिस्टम, संदर्भ सेवा, ठीक है। उसके अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा और शाला पूर्व शिक्षा, दो शिक्षा से रिलेटेड दो है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, और एक क्या है, शाला पूर्व शिक्षा, और एक क्या छूटा, पूरक पोषण आहार, हाँ, पूरक पोषण आहार। देखो ये ना, ये योजना हालांकि 1975 की है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भी। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है पिछले साल 2023 के जो मेंस में, इसमें 15 नंबर का प्रश्न यही पूछा गया था। कई लोगों को सब चीज पता है, लेकिन ये जो 6 घटक होते हैं ना, यही याद नहीं आ रहा था, ठीक है। कुछ का कुछ हो जा रहा था, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड दो है, एक स्वास्थ्य एवं शिक्षा, एक शाला पूर्व शिक्षा है, ठीक है। इसको ऐसे याद करो, जो शिक्षा से रिलेटेड कितनी है, 2 योजनाएं हैं, एक शाला पूर्व शिक्षा है, एक स्वास्थ्य एवं शिक्षा है, और फिर स्वास्थ्य से संबंधित एक स्वास्थ्य एवं पोषण है, टीकाकरण भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है, संदर्भ सेवा भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और एक पूरक पोषण आहार है, ठीक है। ऐसे करके इसके जो 6 घटक हैं, इसके अंदर का भी आप डिटेलिंग पढ़ सकते हैं, अगर बड़े नंबर में आया तो इसके अंदर का भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल के बारे में बताइए। अब जीएसटी काउंसिल कौन से संविधान संशोधन में जीएसटी आया था, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो आप इसमें बताइए इसके तहत कौन से आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है, 279A, ठीक है। तो आप पूरा इसमें अनुच्छेद भी बताइए, कौन से संविधान संशोधन के तहत आया है, इसको 2 लाइन में बताइए। उसके बाद फिर इस काउंसिल के क्या क्या कार्य हैं। अब देखो ये तो बेसिक चीजें हो गई। अभी वर्तमान में अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अभी जीएसटी काउंसिल द्वारा एक टैक्स रिफॉर्म लाया गया, जिसमें जो जीएसटी के जो टैक्स स्लैब थे 4 को घटा के 2 कर दिया गया। अभी वर्तमान में केवल 5% और 18% का ही स्लैब है, तो आप उसको लास्ट में ना ऐड कर सकते हैं। उससे ये लगेगा कि आप करंट से भी एक्टिव, करंट के बारे में भी जानकारी रखते हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है। तो पूछा काउंसिल के बारे में, पूरा काउंसिल के कार्य बताइए, फिर लास्ट में लिख दीजिए वर्तमान में जीएसटी काउंसिल द्वारा इसमें सुधार करते हुए 2 प्रकार के कर स्लैब का प्रस्ताव रखा गया था, 5% और 18%, जिसको लागू भी किया जा चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी के संकेतकों के नाम लिखिए। अब ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, पिछले वर्ष, शायद 1-1.5 साल हो गया।
तो उस समय ना इससे बहुत सारे प्रश्न बने थे, खासकर पिछले मेंस में ही 2023 के मेंस में ही यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने थे, क्योंकि उस समय रिपोर्ट, तो जब भी किसी वर्ष कोई रिपोर्ट प्रकाशित होती है ना, तो वो उस समय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट की भी रिपोर्ट आई है अभी रिसेंट में, और कौन कौन से जितने भी रिपोर्ट आती है तो उनको अपना खासकर ध्यान से पढ़ा कीजिए। प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी सीधा सीधा रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, जो नीति आयोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल गरीबी निकालने के लिए, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के लिए 12 संकेतकों का प्रयोग करती है। कितने संकेतक का? 12 संकेतक का। अब 12 संकेतक है, इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हो, जैसे स्वास्थ्य है, दूसरा क्या है, शिक्षा, फिर है जीवन स्तर। ठीक है, अब स्वास्थ्य में 3 घटक हैं, एक 3 घटक हैं। ठीक है, इसमें 3 घटक हैं, एक है पोषण है, ठीक है, एक पोषण है, फिर बाल मृत्यु दर है। ये इसमें गलत लिखा है, आप सुधार लीजिएगा, जो मॉडल आंसर दिया गया उसमें भी 2 ही घटक लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में स्वास्थ्य में 3 घटक हैं, पोषण है, बाल मृत्यु है और मातृ स्वास्थ्य। मातृ स्वास्थ्य, ठीक है, कहीं कहीं 2 भी मिलेगा, लेकिन 3 घटक हैं, इसको याद रखिएगा। स्वास्थ्य में पोषण, बाल मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य। जो मॉडल आंसर है उसमें भी आपको 2 ही घटक लिखा हुआ है, जो मातृ स्वास्थ्य है उसको जीवन स्तर में डाल दिए हैं। ठीक है, लेकिन वो स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा। अब शिक्षा में क्या है, एक स्कूली शिक्षा के वर्ष, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, एवरेज बच्चा कितने वर्ष स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ईयर ऑफ स्कूलिंग, उसके साथ साथ फिर नामांकन यानी कि इनरोलमेंट रेशियो, नामांकन या फिर स्कूल में उपस्थिति। ठीक है, जो इनरोलमेंट रेशियो कितना है। तो शिक्षा से रिलेटेड 2 घटक हो गए, कितने हो गए? 5। ठीक, उसके अलावा 5 यहाँ पे हो गए, 8 घटक जीवन स्तर में है। अब जीवन स्तर में भी कौन कौन से घटक है? ईंधन है, ठीक है, बिजली है, पेयजल है, और क्या है? ठीक है, पेयजल के बाद फिर स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता के बाद फिर बैंकिंग भी है, आवास और बैंकिंग, संपत्ति, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, एक और कुछ छूटा, बैंकिंग हो गया, संपत्ति, एसेट्स, आवास हो गया, हाँ, एक कुछ छूटा क्या? हो गया 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कहीं पे आपको 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 है। मातृ स्वास्थ्य को जीवन स्तर में इसमें डाल दिया गया है, मॉडल आंसर में आप करेक्शन कर लेंगे, जो मातृ स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आप देखो, ये छोटा प्रश्न था, आप सीधा सीधा नाम लिख के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बड़े प्रश्न में आया तो थोड़ा सा आपको एक एक लाइन सबको डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के पिछड़ेपन के कारणों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे चाहेंगे आप तो सीधा सीधा स्टार्ट कर सकते हैं कि दुर्गम क्षेत्र में निवास है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, गरीबी है, बेरोजगारी है। ठीक है, लेकिन सेम इसमें भी आप इसको बांटिए। सबसे पहले दुर्गम क्षेत्र में निवास, साइड हेडिंग बना के, कभी भी बड़े प्रश्न आते हैं साइड हेडिंग बनाने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, दुर्गम क्षेत्र में निवास हो गया। उसके बाद फिर और कौन कौन सा पिछड़ापन का कारण है, यहाँ पे लिखो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या क्या है? फिर आर्थिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण में गरीबी, बेरोजगारी, जितना चीजें आएंगी, उनका जो पारंपरिक जीवन है वो भी किस पर आधारित है? कृषि पे। ठीक है, तो ये सब उनके आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। ठीक, आर्थिक के अलावा फिर क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य, कहीं ना कहीं पेयजल का अभाव है, कई सारी बीमारियों का प्रकोप रहता है। ठीक है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बाद फिर शिक्षा का स्तर कम है। ठीक है, शिक्षा के बाद फिर और क्या? एक नशाखोरी, ये भी जनजातियों में एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, नशाखोरी, नशाखोरी के बाद फिर अब जितने भी चीजें आपको पता है, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज लिख सकते हो आप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भी। ठीक है, राजनीतिक कैसे? उनके जो पारंपरिक संस्थाएं हैं,
जो ग्रामीण पंचायत होती थी उनकी परंपरागत जाति पंचायत, वो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, ठीक है, नष्ट हो चुका है, और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से वो कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, उसके कारण भी उनमें क्या है, पिछड़ापन का कारण है। तो देखो जितने लाइन्स है आप उतना साइड हेडिंग बना के एक एक लाइन में लिखते चलो, आंसर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, मॉडल आंसर में सीधा सीधा लिखा गया है, लेकिन इसको आप पूरा साइड हेडिंग बना के छोटे छोटे पॉइंट्स में जितना हो सके उसको बाइफरगेट करके लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित करों के बारे में बताइए। तो 6 प्रकार के कर अनिवार्य कर है, उसके अलावा कुछ कर क्या है, ऐच्छिक कर है, ठीक है। तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, अनिवार्य कर और ऐच्छिक कर, ठीक है। अनिवार्य कर, इसका एक आप लोग भी याद किए होंगे, MVL4, ठीक है। मार्केट, बिजनेस, लेट, लाइट, और क्या है, लेवीड, ठीक है, और एक क्या है, लाइफ स्टॉक। तो इस तरीके से जो 6 जो अनिवार्य कर हैं ये ग्राम पंचायत द्वारा आरोपित किए जाते हैं। उसके अलावा ऐच्छिक कर में चारागाह कर हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या कर है, पद कर है, जितने भी चीजें हैं सब आप लिख सकते हो उसमें, ठीक। ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली चीजें हैं नहीं। अब पूंजी बाजार को समझाते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। पूंजी बाजार से आप समझते क्या है, पहले तो ये बताइए, कुछ पूंजी बाजार वर्तमान में आप लोग कोई वो क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट पैसा वैसे नहीं जानते नहीं हो, चलो एक्चुअल में जो स्टॉक मार्केट वाली जो चीजें हैं वो एक प्रकार का पूंजी बाजार ही है, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट जो वर्तमान में आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते होंगे वो क्या है, वो एक तरीके का पूंजी बाजार है। पूंजी बाजार में हम संपत्तियों का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है। और ये जो पूंजी है, नाम से समझ में आ रहा है कि लंबे अवधि के लिए हम पूंजी रखेंगे, तो ये एक दीर्घावधि इन्वेस्ट होता है, मतलब लंबे समय के लिए इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। पूंजी बाजार को वर्तमान में कंट्रोल कौन करता है, सेबी, ठीक है। ये बहुत अच्छा आंसर था। ये प्रश्न सीधा सीधा प्री में भी आ सकता है कि पूंजी बाजार पर नियंत्रण किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, सेबी। ऑप्शन में आरबीआई भी रहेगा तो आरबीआई नहीं मारना है, ठीक है। इसके लिए अलग से क्या बना है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। यही क्या करती है, पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, ठीक। पूंजी बाजार में क्या करते हैं, जितने भी संपत्तियां हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, उनका क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्राथमिक पूंजी बाजार और एक द्वितीयक पूंजी बाजार, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक, जब हम पहली बार किसी भी संपत्ति का स्टॉक पहली बार बेचते हैं तो वो प्राथमिक बाजार के अंतर्गत आता है। जब उसी संपत्ति का कई बार क्रय विक्रय किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पूंजी बाजार और एक क्या होता है, मुद्रा बाजार। 2 टाइप के बाजार होते हैं, ठीक है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को नियंत्रित कौन करती है, आरबीआई, ठीक है, और पूंजी बाजार को सेबी। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ये 1 लाइनर प्रश्न भी बन सकता है कि मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करती है, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर यहां से 8 मार्क्स के प्रश्न शुरू होते हैं। ये एक प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा कम करना हमेशा विकास दर को कम करता है। ये एक कथन है, एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। ये एक कथन है कि राजकोषीय घाटा कम करना क्या हमेशा विकास दर को कम करता है, ठीक है। इस कथन की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पे 2 चीज हो सकती है, आप इसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स की चीजों को समझेंगे तो हमेशा राजकोषीय घाटा गलत नहीं होता। जब सरकार जो है जन कल्याणकारी कार्यों के लिए, ठीक है, आम जनताओं को उनका जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए या फिर पूंजी निर्माण के लिए जब सरकार अपने राजकोषीय घाटा में कमी करती है, फिर राजकोषीय घाटा से पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं मानव में इन्वेस्ट करिए तो मानव पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है। पूंजी या फिर किसी परिसंपत्ति का निर्माण करती है तो उससे सरकार को भविष्य में आय बढ़ेगी। तो वहां पे तो एक समय तक जो राजकोषीय घाटा होता है वो अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो वो अच्छा नहीं होता। उससे क्या हो सकता है, देश में आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसका भी आंसर आप दोनों तरीके से दे सकते हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी। पक्ष में क्या दे सकते हैं कि एक लिमिट तक या फिर एक सीमा तक राजकोषीय घाटा परिसंपत्ति का निर्माण करती है, पूंजी का निर्माण करती है, मानव पूंजी का निर्माण करती है, वहां पे वो सही है। लेकिन जब राजकोषीय घाटा
ज्यादा हो जाए तो सरकार पर वित्तीय बोझ भी बन जाता है, जिससे क्या होगा, सरकार को ज्यादा ऋण लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, विदेशों से ऋण लेंगे या फिर आंतरिक ऋण लेंगे। अगर जब हम विदेशों से या फिर बड़ी बड़ी संस्थाओं से ऋण लेते हैं तो हम ऋण के जाल में भी फंस सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको दो तरीके से आंसर दे सकते हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी। ठीक है, बाकी आप मॉडल आंसर इसको देख के समझ सकते हैं। तो कभी भी इस तरीके का जो प्रश्न आता है ना, जहाँ पे आलोचनात्मक या फिर कुछ कथन का विश्लेषण करना होता है, वहां पे आप दोनों एस्पेक्ट बताइए, उसका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, फिर ये एक प्रश्न है, महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है महतारी वंदन योजना। ठीक है, जिसके तहत कितना मिलता है महिलाओं को, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको 1,000 पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है? तो आप इसका पॉजिटिव चीज लिखे बिल्कुल, क्योंकि इससे महिलाएं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। ठीक है, वो अपने जो दिनचर्या के जो खर्चे हैं, अपने बालकों के जो खर्चे हैं वो उठा पा रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास का भी विकास हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें पॉजिटिव चीजें में लिखी है। नेगेटिव चीजें क्या है, कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। कई सारे फर्जी बीच बीच में फॉर्म आते रहते हैं कि गलत तरीके से नामांकन भर दिया गया ऐसे करके। ठीक है, और कई जो अच्छे घर से संपन्न है वो लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इसका क्रॉस चेक कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। अब दोनों चीजें बताइए। ठीक है, चर्चा करना है लेकिन पॉजिटिव चीजों को ज्यादा बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, सरकार लगातार इसको प्रोत्साहन देती भी रहती है। न्यूज़पेपर में हर दिन आते रहता है कि हाँ इतने तारीख को इतना पैसा डाल दिया गया ऐसे करके। अब आप देखिए, ये बताए, आप पूरा डेटा बताइए, कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है, कितना कितना प्रावधान किया जा रहा है, क्या ये सही में यहाँ की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा है, पूरी चीजों को बताइए। लास्ट में आप ना बजट में इसके लिए कितना एलोकेशन किया गया है, 3,000 करोड़ है ना शायद, तो वो भी आप बता सकते हैं कि वर्तमान में बजट 2025-26 में सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है महतारी वंदन योजना के तहत। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पेपर में आप डेटा जरूर डालेंगे। ठीक है, कहीं पे भी जहां पे भी बन रहा है, आपको जितना डेटा पता है आर्थिक सर्वेक्षण बजट पढ़ के आप उन डेटा को अपने आंसर में पुट करने का प्रयास कीजिए। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में रखा है? क्या प्रश्न है, एक बार फिर पढ़िए। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वृद्धि और कम मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई क्या है, कम है, भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में रखा है। अपने तर्कों के समर्थन में कारण भी बताएं। अब देखो, अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो जीडीपी भारत का लगभग 6 से 7% के बीच में ही वेरी कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जीडीपी में हम वृद्धि कर रहे हैं या फिर एक स्थायित्व को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, और अगर मुद्रास्फीति देखा जाए तो जब भी मुद्रास्फीति लगता है आरबीआई को कि हाँ बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट हमेशा बढ़ाती है, फिर जो भी है प्रयास किया जाता है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे। ठीक है, तो जो जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था को जाहिर सी बात है अच्छी स्थिति में रखा है। ठीक है, जीडीपी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भारत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या एक अभी कांस्टेंट, पहले जब आर्थिक सुधार नहीं हुआ था उससे पहले भारत की जीडीपी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था, कभी 3%, कभी 6%, कभी 4%। तो कोई एक वो नहीं दिख रहा था, एक पैटर्न नहीं दिख रहा था। लेकिन वर्तमान में कई सालों से भारत की जो जीडीपी है उसमें स्थायित्व बना हुआ है। तो आप इसमें अपने जो भी आपके तर्क हैं आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या तर्क हो सकते हैं, जीडीपी बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, हमारा हाँ सरकार की इनकम तो बढ़ेगी ही। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पूंजी का निर्माण होगा। ठीक है, अब मुद्रास्फीति भी कंट्रोल में रहेगा तो क्या होगा, उससे डिमांड भी बढ़ेगा और उत्पादन ज्यादा होगा। ठीक है, उत्पादन ज्यादा होगा तो ये जो डिमांड और सप्लाई वाला जो चेन होता है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे फ्लो में रहेगा। ठीक, मांग और आपूर्ति की समस्याएं जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर क्योंकि हम भारत क्या है एक बहुत बड़ा आबादी वाला देश है। तो यहाँ पे अगर महंगाई हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो जरूरत की चीजें हैं, खासकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका क्या है गरीबी में जी रहा है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमारे देश के लिए मुद्रास्फीति का नियंत्रित होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब ये इन सब चीजों से पूंजी निर्माण बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएंगे। ठीक है, नए नए, क्योंकि हमको क्या करना है, उत्पाद बढ़ाने हैं, अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, तो प्लांट्स लगेंगे, उससे रोजगार भी जनरेट होगा। ठीक है, तो इसको पूरा लिंक करके आप इसमें आंसर
दे सकते हैं। इसके कई सारे पहलू हैं, आप सभी को बता सकते हैं। बाकी आपको मॉडल आंसर दिया गया है, आप जाके आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर ये 15 मार्क्स में 2 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि बेरोजगारी कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है, की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। वर्तमान में हमारे माननीय मोदी जी द्वारा लगातार आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में चर्चा किया जाता है, अभी तक भी किया जा रहा है। ये कब प्रारंभ हुआ था आत्मनिर्भर भारत अभियान? ठीक है, 2015 में प्रारंभ हुआ था, शायद 14-15 में, ठीक है, 2015 के आसपास ही हुआ था। ठीक है, मेक इन इंडिया का जो थीम आया था वो इसी के तहत आया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो क्या बोल रहा है कि क्या बेरोजगारी कम करने के लिए ये वर्तमान में प्रासंगिक है? क्यों नहीं है? हम इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं, इसमें जो भी जितने भी युवा हैं उनको हम स्टार्टअप के लिए, ये स्कीम एक्चुअल में स्टार्टअप के लिए ही लाया गया था। जो अपना खुद का रोजगार चाहते हैं, ठीक है, स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, उनको सरकार क्या करेगी? प्रोत्साहन देगी। ठीक है, उनको सरकार प्रोत्साहन देगी, उनके लिए जो भी चीजें हैं वो अवेलेबल कराएगी। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी इससे कम होगा, युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नौकरियां क्या है, काफी कम है, सरकारी नौकरी नहीं निकल रही, वैकेंसीज काफी कम है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसको रोजगार देना भी जरूरी है। तो आधे लोग स्वरोजगार में जाइए, स्टार्टअप लगाइए, उसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, तो देखो वर्तमान में अब क्योंकि इस तरीके का जब भी प्रश्न आता है, हमको आलोचनात्मक नहीं लिखना है, हमको पॉजिटिव चीजें लिखनी है, बुराई नहीं करना है कि नहीं इतने सारे बेरोजगार हैं, ये है वो है। आप पॉजिटिव चीजों को लिखिए कि नहीं इसने क्या किया, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो स्वरोजगार को बढ़ावा दिया तो जो छोटे जो उद्यम है खासकर उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसके तहत। जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्यमी, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी, वो खुद का रोजगार लगाएंगे, साथ साथ में अपने साथ साथ 4 लोगों को और रोजगार देंगे। ठीक है, अगर आप ही कोई प्लांट लगाएंगे या फिर कोई एक उद्योग स्थापित करेंगे तो आप अकेले तो करेंगे नहीं, आपके सहयोग के लिए भी कुछ लोग चाहिए। तो आप अपना बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, साथ में 4 लोगों को और भी बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, तो हो रहा है ना बेरोजगारी कम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर पक्ष विपक्ष दोनों में भी दे सकते हैं, हालांकि पक्ष में ज्यादा दीजिए। कभी भी जो सरकार होती है उसकी आलोचना नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव में आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ के अब किसानों के आय में वृद्धि में सहायक है, इस कथन के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। अभी वर्तमान में आप देखोगे तो पूरे भारत का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन लगभग सबसे ज्यादा पैसा चावल का छत्तीसगढ़ सरकार ही दे रही है। कितना दे रही है? लगभग 3100 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा दे रही है। ये किस योजना के तहत दिया जा रहा है? कृषक उन्नति योजना के तहत। वर्तमान में बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है? बजट 2025-26 में इसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और सबसे ज्यादा अमाउंट कृषक उन्नति योजना को ही एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के प्री में भी प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक बजट किस पे दिया गया है? कृषक उन्नति योजना के लिए। तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति को मजबूत करने में सहायक है। किसान इससे क्या होंगे, उनके अंदर एक मनोबल बढ़ेगा कि नहीं हमको और धान की खेती करनी है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम वर्तमान में कितना क्विंटल, लगभग 150 मिलियन टन तक का आंकड़ा को भी क्रॉस कर चुके हैं खरीदी में। पिछले बार 149 कुछ खरीदी हुआ था, ठीक है, मिलियन टन। तो आप इन सब चीजों को इसमें लिख सकते हैं पूरा डेटा, लेकिन जब भी आप इस तरीके का आंसर लिखते हैं पूरा डेटा के साथ लिखिए। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ, सरकार बजट में कितना प्रावधान की है, ठीक है, कितना मिलियन टन की खरीदी हुई है। तो ये क्या दिखा रहा है? कहीं ना कहीं किसानों के आय में वृद्धि को ही दिखा रहा है और उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है ना, क्योंकि इतना हमेशा हमारा जो धान की खरीदी है वो डेटा लगातार अभी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो धान का प्रोत्साहन उनको सबसे ज्यादा मिल रहा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो धान का प्रोत्साहन तो हो रहा है, लेकिन इसमें चुनौतियां क्या क्या है कि केवल हम क्या लगा रहे हैं? धान लगा रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी फसलें हैं उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बाकी फसलों को हम का उत्पादन कम कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए समर्थन मूल्य, सही मूल्य हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, सही मूल्य के साथ साथ कई सारे जो किसान हैं, ये हमेशा सुनने में आता है कि जो जैसे जो खासकर जो बॉर्डर के जो जिले हैं वो दूसरे जिले से भी धान खरीदी करके यहाँ पे फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के भी धान बेच रहे हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है सरकार को। ठीक है, आप चुनौती बताइए। बिल्कुल, दूसरा चीज कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे उतना ज्यादा खरीदी नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कहीं ना कहीं वो सरकार विरोधी हैं, और कई जितनी भी चुनौतियां हैं ना, आप पूरा लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि समर्थन मूल्य तो सही है लेकिन दूसरे फसलों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कभी जलवायु परिवर्तन हो जाए या फिर कभी फसल को नुकसान हो जाए, तो उस स्थिति में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है सरकार को। मान लो हम लोगों ने धान लगाया, उसके रोपा में या फिर उसको जब बोने समय हमने ज्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन उतना उत्पादन हमको नहीं मिल पाया, सूखा पड़ गया उस साल, या फिर ज्यादा वर्षा हो गई, ओलावृष्टि हो गया, कुछ भी हो सकता है, उससे क्या होगा, फसल को नुकसान होगा। तो कृषक उन्नति योजना में उसके लिए स्पेशल कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये सब उसकी क्या है, चुनौतियां हैं। तो अब चुनौतियों को भी बताइए, बाकी पूरा डेटा के साथ आप आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया आंसर इसमें किस तरीके का लिखना है? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई भी कुछ भी डाउट? हाँ, आप आगे बिल्कुल, जब भी बड़े नंबर का प्रश्न आता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ शुरू के 2-3 लाइन आप इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है, फिर मेन जो उसका कंटेंट है आप साइड हेडिंग बना के आप उसमें 1 2 3 करके लिखिए, और लास्ट में आप 1 2 3 लाइन का कंक्लूजन जरूर दिया कीजिए। उसमें आपका जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो आशावादी होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव नोट में ही खत्म होना चाहिए कि नहीं ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक तरीके का बहुत ही लाभदायक योजना है, ठीक है, किसानों की आय में इससे वृद्धि हुई, किसानों का मनोबल बढ़ा है, इस तरीके का आप लास्ट में एक कंक्लूजन जरूर दिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो बड़े नंबर होते हैं, खासकर 8 और 10-15 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-4 नंबर में जितना पूछा आप सीधा बताओ, उसमें ज्यादा हेराफेरी नहीं करना है, लेकिन इसमें आप फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, जब तक अच्छे से आंसर नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। मिलेगा भी। अब देखो, इकोनॉमिक्स का पेपर लिख रहे हो, आप सिर्फ थ्योरी लिख के आ जाओगे तो वो उतना तो जनरल आंसर हो गया, सब लिखते हैं उतना, लेकिन आप उसमें कुछ डेटा इंक्लूड करके आप आंसर बता रहे हो उसको, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, या फिर आपके पास जितना डेटा है आप उसका यूज कीजिए। एकदम जरूरी नहीं कि बहुत सारा डेटा इसके लिए याद करने की जरूरत है, जितना डेटा हमको पता है, जैसे आपको ये तो याद ही रहना चाहिए कि कृषक उन्नति योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, मैंने कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपको नहीं बताया है, वही डेटा बताया है जो परीक्षा की दृष्टि से याद करना चाहिए, ठीक है। उसी को इंक्लूड करके आप आंसर एक बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के डिस्कशन को इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग टेस्ट बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नंबर भी बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से प्रयास कीजिए, और अब दोनों तरीके का अप्रोच लगाइए, मेंस भी प्री भी, क्योंकि प्री में भी ज्यादा समय है नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने हैं, हालांकि हो जाएगा, अभी से भी दोनों करोगे तो नवंबर से थोड़ा सा प्री की ओर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज के डिस्कशन को इतना ही रखते हैं।